हेलो बच्चों, वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं। वीडियो हालांकि रे ऑप्टिक्स के बहुत ही बड़े होने चाहिए, लेकिन हम लोग वीडियो बहुत छोटे छोटे वीडियो में से पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिटेल तक समझेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ध्यान से समझेंगे। एक बात और, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो कंटिन्यू देखेंगे। और पहली चीज़, नोट्स आपको अपने मन से प्रिपेयर करने हैं। मैं जो बताऊंगा वो आप लिख लोगे तो ठीक है, थोड़े समय के लिए याद रहेगा, लेकिन अगर आप अपने मन से नोट्स बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए जो मेरी लैंग्वेज है पूरी उसी तरह कॉपी करने का प्रयास ना करें, उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, जिससे आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट हो रहा है रे ऑप्टिक्स। रे का मतलब होता है किरण, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की आज से प्रारंभ हो रहा है। और आज का हमारा गोल है, आज हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परिचय। उसके बाद प्रकाश की ऑप्टिक्स क्या होती है इसके बारे में समझेंगे, और प्रकाशिकी के भाग, पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स, इसके बारे में समझेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला जो भाग है, आज के गोल का पहला पार्ट जो है वह है प्रकाश का परिचय। प्रकाश को बच्चों लाइट बोलते हैं और फोटो भी बोलते हैं इंग्लिश में। यार ये प्रकाश क्या है? देखो, थोड़ा सा बेसिक में जाएंगे इसके, बिल्कुल स्टार्टिंग से कहाँ से ये आया। ठीक है, तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे, पहली चीज़ तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, हम सभी लोग, आप, हम पूरी तरह से एनर्जी से घिरे हुए हैं। यानी हमारे आसपास केवल और केवल ऊर्जा है। ठीक है, सभी लोग, अब मोबाइल ही है, आप इस समय मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल भी एक तरह का एनर्जी है, उसमें भी एनर्जी है। आपके पास एनर्जी, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं, एनर्जी है। सभी स्रोत, जितने भी सोर्स हैं, एनर्जी के स्रोत है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को, हर एक वस्तु को एनर्जी चाहिए। तो मेन चीज़ तो ये है कि एनर्जी हर जगह फैली है। तो अगर ये बात कही जाए कि हम पूरी तरह से एनर्जी से घिरे हुए हैं तो ये गलत नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? मैंने क्या बताया कि हम सभी पूरी तरह से एनर्जी से घिरे हुए हैं। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन, अब आपके मन में आया है कि भाई क्लास स्टार्ट हुई, पहले ही क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ध्यान समझे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए ऐसा इमेजिन कीजिए कि किसी क्लास में हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और लेक्चर दे रहा हूँ, आप मेरे सामने हैं। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और सुनाई भी दे रहा हूँ। सभी को दिखाई देगा, सुनाई देगा। अब वो बात अलग है कि आप में से कोई सूरदास है या फिर किसी को अगर सुनाई नहीं देता तो वो अलग समस्या है। लेकिन जो पूरी तरह से स्वस्थ है, उन्हें दिख भी रहा है और मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई भी दे रहा है। यार ये सभी को पता है कि अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है तो इसका मतलब वहाँ तक तरंगे पहुँच रही हैं। मैं अगर यहाँ से बोल रहा हूँ और बिना किसी अन्य माध्यम जैसे मोबाइल वगैरह का यूज ना किया जाए और मैं यहाँ जो बोलूँ, क्या ये तरंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगी? मान लीजिए इलाहाबाद की बात कर लीजिए या दिल्ली की बात कर लीजिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, क्या वहाँ तक तरंगे पहुँच जाएंगी? नहीं पहुँचेंगी। उसके लिए कोई माध्यम चाहिए, जैसे टेलीफोन, तब तरंगे वहाँ तक पहुँचाएगा। तो तरंगे एक माध्यम होती हैं जिसकी सहायता से हमें सुनाई पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से लेक्चर दे रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको सुनाई वो पड़ रहा है, अच्छी बात है, और आपको दिखाई भी पड़ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कमरे में निर्वात हो जाए, निर्वात का मतलब होता है बच्चों वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब एक ऐसा स्थान जहां कुछ भी ना हो। ठीक है भाई, तो अगर कमरे में निर्वात आ गया, अब आप हमको ये बताओ, निर्वात के आ जाने के बाद आप हमें देख पाएंगे या आप हमें सुन पाएंगे? कि आप हमें देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, या फिर आप ना तो हमें देख पाएंगे ना तो हमें सुन पाएंगे? बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता चल गया, जिन्होंने पाप नहीं किया है, पढ़ाई अच्छे से की है, 9th क्लास का ही क्वेश्चन है, छोटा सा ये, तो उनको ये पता चल गया। जिनको नहीं पता चला मैं बता देता हूँ। आपको बच्चों दिखाई तो देगा कि हाँ मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन आपको केवल
ऐसा प्रतीत होगा कि मैं मुंह चला रहा हूं, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा। निर्वात उत्पन्न कर दिए यानी वैक्यूम आ गया मीडियम में, तो आपको सुनाई नहीं देगा। यानी कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। आप मुझे देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश है माध्यम देखने का। कैसे? प्रकाश मुझ पर गिरा और यहां से परावर्तित होकर गया आप तक, आपके नेत्र के भीतर रेटिना पर प्रतिबिंब बना और आपको दिखाई दिया। सुनाई कैसे दिया? तरंगों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से आपको सुनाई दिया। ठीक है, तो बात की जाए अगर एनर्जी की, तो साउंड भी एनर्जी है और प्रकाश भी एनर्जी है। हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, सब एनर्जी है। तो मन में एक ये बात आती है कि यार एक एनर्जी ऐसी है जिसके लिए माध्यम चाहिए और एक एनर्जी ऐसी है जिसके लिए माध्यम नहीं चाहिए। कौन सी एनर्जी ऐसी है? साउंड। साउंड के लिए मुझे मीडियम चाहिए, माध्यम होना जरूरी है। माध्यम जैसे ही निर्वात हो गया, सुनाई देना बंद हो गया। लेकिन लाइट जो है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जब तक कमरे में निर्वात नहीं था तब तक हम मस्त दिखाई दे रहे थे आपको। कमरे में निर्वात हो गया तब भी हम दिखाई दे रहे हैं, यानी लाइट को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, माध्यम हो चाहे ना हो। आप मुझे देख पा रहे थे जब कमरे में निर्वात नहीं था, आप मुझे अभी भी देख रहे हैं जब कमरे में निर्वात है। ठीक है, इमेजिन किया, समझ में आया? बिल्कुल फील करो आराम से, एक एक चीज फील होगी। बिल्कुल ध्यान समझते जाएं और स्किप ना करें, एक एक वर्ड कैच करते हैं। जो मैं बोल रहा हूं वही वर्ड आगे काम देंगे। ठीक है, तो इनको भी अगर चाहें तो कहीं लिख लें। ठीक, अभी हर चीज मैं क्लियर करता चलूंगा आपको। चलिए, तो मैंने आपको जो बता दिया कि दो जो एनर्जी थी, एक साउंड के लिए और एक लाइट के लिए, इनमें से एक के लिए मीडियम चाहिए, एक के लिए मीडियम नहीं चाहिए। अब बात यह आती कि एनर्जी लाने का काम कौन करता है? एनर्जी लाने का काम करता है वेव। अब यार ये वेव क्या है? वेव अगर नहीं पता, इसका मतलब फर्स्ट ईयर क्लास, 9th क्लास आपने अच्छे से नहीं पढ़ी। और रीजन भी है, मुझे पता है इस समय जो बच्चे हैं, क्योंकि कोरोना रहा है तो फर्स्ट ईयर क्लास नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेव के बारे में थोड़ा बहुत। चलो बेसिक हम थोड़ा सा बता देंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वेव क्या होता है? हालांकि इतनी बात समझ में आ गई होगी अभी तक मैंने आपको जो भी बताया। प्रकाश और साउंड यानी ध्वनि दोनों ही एनर्जी हैं। एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसके लिए मुझे मीडियम जरूरी है, यानी कि साउंड। दूसरा एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसके लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी कि लाइट। यहां तक कोई दिक्कत? अब यार हम लोग समझते हैं वेव के बारे में, थोड़ा सा वेव का बेसिक समझ लेते हैं। वेव का मतलब बच्चों होता है तरंग। अब ये क्या है? देखो, इसका एक एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहीं तालाब वगैरह के पास गए, ठीक है, और तालाब में आपने एक पत्थर फेंक दिया, पत्थर गिरा वहाँ पर छपाक से। जहाँ पर पत्थर गिरा तालाब में, वहाँ से आपने देखा होगा डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, किनारों तक ऐसे चलता चला जाता है। तो वही डिस्टर्बेंस क्या है? वेव। एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक दीवार है, ऐसा मानिए, इमेजिन करिए यहाँ पर क्या है? एक दीवार। और यहाँ पर इस दीवार में आपने बांधी एक रस्सी, ये आई रस्सी, ये रस्सी है, ठीक। एक दीवार पर आपने रस्सी बांधी या कोई डोरी बांधी। एक डोरी बहुत हल्की है, यानी कि पतले धागे की है, ये मान लीजिए पतली रस्सी है, और बगल में एक दीवार में थोड़ी मोटी रस्सी है। इसको मैं ऐसे चित्र से आपको समझाता हूँ। ये एक दीवार है और दोनों ही जगह रस्सी बांधने जा रहे हैं भाई, ठीक है भाई लोगों, रस्सी बांधो। यहाँ पर एकदम पतली रस्सी, मान लो वही धागा है कोई, ठीक है, ये हो गई पतली रस्सी, ठीक, बहुत सुंदर। और दूसरे में ऐसे हमने बांधी खाती पीती रस्सी,
ठीक है। एक कुपोषण का शिकार होगी, मतलब पतली रस्सी होगी, और एक होगी मोटी, एक थोड़ी मोटी रस्सी है। बच्चों आपने देखा है, क्या देखा है कि अगर किसी दीवार में कोई रस्सी बंधी है और रस्सी के एक सिरे पर आप खड़े होकर उसे झटका दो, किसे, रस्सी को, ठीक है, रस्सी को झटका दो, आपने रस्सी को झटका दिया, तो रस्सी को जैसे ही झटकोगे, जैसे ही हिलाओगे रस्सी को, तो वहां पर वेव उत्पन्न होती है। एक तो वेव का एग्जाम्पल दिया तालाब में पानी, दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया एक दीवार से रस्सी बंधी हुई थी, आपने झटका तो उसमें वेव उत्पन्न हुई। तो यार पतली रस्सी में भी वेव उत्पन्न हो रही है, मोटी रस्सी में भी वेव उत्पन्न हो रही है। किसमें? रस्सी में। अगर रस्सी ना होती तो क्या वेव उत्पन्न होती? तो अगर हम बात करें कि वेव किसमें उत्पन्न हुई, तो आप कहेंगे रस्सी में। तो मुख्य माध्यम क्या है? माध्यम कौन है अगर हम पूछें तो माध्यम है रस्सी, जिसमें वेव उत्पन्न हो रही है। वेव उत्पन्न करी किसने? अब ये बताइए, वेव तो आपने उत्पन्न की। अगर रस्सी को ऐसे खड़े रहते लेके, वेव कहाँ उत्पन्न होती? आपने रस्सी को झटका दिया, आपने रस्सी को हिलाया, तभी तो वेव उत्पन्न हुई। यानी कि रस्सी को हिलाओगे, ये जो सोर्स है, सोर्स हिला, और सोर्स जितना तेजी से हिलेगा रस्सी में वेव उतनी तेजी से उत्पन्न होगी, यानी उतने ज़्यादा चक्कर मारेगी। बच्चों ये ध्यान दें, ये होता है आधा चक्रीय, आधा चक्रीय मिलकर एक चक्र हो गया। ये भाई लोग सोर्स है। तो सोर्स जो है, सोर्स का काम क्या है? उसने किया, उसने कंपन करवाया, ठीक। तो वो जितनी तेजी से कंपन करवाएगा रस्सी में चक्कर उतनी तेजी से होंगे। अगर सोर्स ज़्यादा तेजी से हिलेगा तो कंपन भी ज़्यादा तेजी से होंगे, कम टाइम में ज़्यादा कंपन होंगे, कम टाइम में जल्दी जल्दी चक्कर होंगे। अगर सोर्स ऐसे धीरे धीरे मुचुर मुचुर हिलाओगे तो यार जितना धीरे हिलाओगे तो कंपन भी उतना कम होंगे, सीधी बात है। तो सोर्स का काम क्या है? सोर्स का काम है आवृत्ति। आवृत्ति एक वर्ड होता है। अब ये क्या होता है अभी आराम से समझ जाओगे। फिलहाल हमने क्या कहा, एक पतली रस्सी, एक मोटी रस्सी है। वेव के मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक तालाब वाला या रस्सी वाला दे रहे हैं, वेव उत्पन्न हो रही है यहाँ पर। अब अगर हम आपसे ये कहें, एक अभी मैंने बोला था, एक वर्ड बोला था, वेव काम करती है। वेव एनर्जी ले जाने का काम करती है। वेव का काम क्या है? तरंग का काम क्या है? वेव का मतलब तरंग। तरंग का काम है एनर्जी अर्थात ऊर्जा को ले जाना। ऊर्जा को चलाने का काम कौन करता है? वेव। ये बात ध्यान रखिए। तो यार आपके मन में एक ये बात आ रही है यार कि दो दो रस्सी यहाँ क्यों दिखाई है? पतली रस्सी भी है, मोटी रस्सी भी है, कहना क्या चाहते हैं? तो यार हम कहना ये चाहते हैं, आप खुद सोचो, इमेजिन करो, एकदम नलकी वाला धागा ले लो, एकदम पतला वाला, ठीक, एक जगह एकदम बढ़िया मस्त रस्सी ले लो, नलकी वाले धागे के हिलाओ, एकदम लुजुर लुजुर रहेगा, एकदम धीरे धीरे लपू झन्ना टाइप का हिलेगा, यानी उसमें चक्कर उतने ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पाएंगे। जबकि जो मोटी रस्सी है वो तेज़ी से स्पीड में चलेगी। यानी कि अगर हम आपसे ये पूछें कि स्पीड कौन से रस्सी में ज़्यादा होगी, तेज होगी, तो स्पीड पतली रस्सी में कम होगी, मोटी रस्सी में ज़्यादा। अब पहला काम क्या किया हमने? रस्सी को हिलाया। पहला काम क्या किया हमने? रस्सी को हिलाया। तो रस्सी को जब हिलाएंगे तो कड़ तो अपनी जगह हिलेंगे, कड़ अपनी जगह हिले, लेकिन एनर्जी सरक गई। अरे यार रस्सी को तो हम केवल यहीं पर हिला रहे हैं ना, सोर्स तो अपनी जगह इसको हिला रहा है। तो यहाँ का कण यानी यहाँ के पार्टिकल तो हिले, लेकिन इन पार्टिकल की वजह से, इनके हिलने की वजह से, इनके कंपन की वजह से एनर्जी सरक कर यहाँ तक पहुँच गई। तो क्या पूरी रस्सी नहीं कंपन करने लगी? ये ऐसे ऐसे कंपन करने लगी। तो जो रस्सी के पार्टिकल हैं, रस्सी के कण, वो तो अपनी जगह कंपन करेंगे, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। बोलो बात समझ में आई? मान लो वास्तव में कि तरंग जो है, तरंग, भाई तरंग यानी वेव ही तो एनर्जी ले जाने का काम करती। वेव दौड़ी, इसका मतलब कौन दौड़ा? एनर्जी दौड़ी, यहां से यहां तक एनर्जी दौड़ी। बात करें अगर हम तरंग की, तो तरंग की हमने वास्तव में तरंग की हमने चाल मान ली,
v। वास्तव में हमने तरंग की चाल क्या मान ली, v। अगर वास्तव में तरंग की चाल v मान ली, एनर्जी यहां से यहां तक सरक कर आ गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने आपको बताया था कि दो रस्सी हैं और रस्सी किस चीज का काम कर रही है, माध्यम का। तो ये बताओ पतली रस्सी में स्पीड ज़्यादा है कि मोटी रस्सी में? पतली रस्सी को झटक रहे हैं बहुत धीरे धीरे, मोटी रस्सी को झटक रहे हैं फटाक से एनर्जी पहुंच गई। तो वेलोसिटी यानी वेग किस में ज़्यादा, पतली रस्सी में कि मोटी रस्सी में? अरे करके देख लो यार, इमेजिन कर लो, नहीं तो कि पतली रस्सी है उसको हिलाओगे तो वो तो वहाँ तक कंपन लेट पहुँचेगा, जबकि मोटी रस्सी को हिलाओगे तो उसमें एनर्जी जल्दी पहुँच जाएगी। तो वेग किस में ज़्यादा, मोटी रस्सी में। यानी कि वेग निर्भर कर रहा है रस्सी पर, और रस्सी किसका काम कर रही है, माध्यम का। तो यहाँ से एक बहुत ही गजब का पॉइंट हमें मिला, यही पॉइंट याद रखने वाले हैं। यानी वेग रस्सी पर डिपेंड कर रहा है। अब हर जगह ये ना लिखना कि किसी भी माध्यम में जो वेग होता है, वेग जो होता है वो रस्सी पर डिपेंड करता है। वेग किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर। भाई रस्सी का काम कौन कर रहा है, माध्यम। हर जगह रस्सी थोड़ा ना होगी। तो वेग किस पर डिपेंड करता है भाई, वेग माध्यम पर डिपेंड करता है, यानी माध्यम पर निर्भर करता है। ये पहली चीज। अच्छा, एक वर्ड है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब जान लें। आवृत्ति का मतलब होता है दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या या फिर चक्करों की संख्या। दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या या चक्करों की संख्या। आवृत्ति को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेग का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन। एस का मतलब सोर्स और सोर्स का मतलब है स्रोत। आवृत्ति किस पर निर्भर है, स्रोत पर डिपेंड कर रही है। स्रोत जितनी ज़्यादा तेजी से हिलेगा, जितना ज़्यादा रस्सी को झटका दोगे उतनी तेजी से चक्कर होंगे। यानी जिसमें कम टाइम लगेगा और चक्कर ज़्यादा, जितने कम टाइम में ज़्यादा चक्कर, झटका दिया कम टाइम में ज़्यादा चक्कर हो रहे हैं, जल्दी जल्दी चक्कर हो रहे हैं, तो इसका मतलब आवृत्ति ज़्यादा। कम टाइम में ज़्यादा चक्कर, यानी टाइम और आवृत्ति दोनों अपोजिट नहीं है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं। टाइम कम लेगी, चक्कर ज़्यादा होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्स नहीं हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे भाई। एफ बराबर 1/t। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर बात की जाए इसके मात्रक की, तो 1/t। टी का मतलब समय, समय का मतलब वही एक चक्कर का जो समय होता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का टाइम है टोटल टी। ये हो गया आवर्तकाल। तो बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर कोई मात्रक नहीं, ये जो साइन होता है अपॉन का यानी बटे का यानी प्रति, और समय का मात्रक सेकेंड। इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। HZ से ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो आपने क्या मेन की पॉइंट क्या मिले कि वेग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। आवृत्ति किस पर डिपेंड करती है, सोर्स पर। सोर्स वही, आवृत्ति वही। ध्यान रखना मेरी बात, सोर्स वही, आवृत्ति वही। सोर्स चेंज, आवृत्ति चेंज। माध्यम वही, वेग वही। माध्यम वही, वेग वही। माध्यम चेंज, वेग चेंज। ये सब बातें आगे बहुत काम आने वाली हैं अपवर्तन में। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां तक एनर्जी भगी चली आई कितने वेग से, v वेग से। एक चक्कर में भाग आई v वेग से, मान लीजिए v वेलोसिटी से चली आई यहां तक। तो अगर हम आपसे पूछें कि एनर्जी यहां से स्टार्ट हुई, सरक कर यहां पर पहुंच गई, एनर्जी एक चक्कर में जितनी दूरी सरक कर पहुंच जाए, हमने क्या बोला, फिर से सुने। यहां से हमने कंपन कराया, सोर्स को झटका दिया, तो यहाँ जो एनर्जी उत्पन्न हुई इस भाग पर यहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये हो गया आधा कंपन, ये हो गया आधा कंपन, आधा दोलन मिलकर एक दोलन, आधा चक्र मिलकर पूरा चक्र। एक पूरा चक्र कंप्लीट किया।
और एनर्जी अगर एक चक्र तक पहुंच गई, एक चक्कर पूरा लगा लिया एनर्जी ने, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक सरक कर आई, तो कुछ डिस्टेंस तय करी इसने, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस इसने तय करी, उस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं लैम्डा से। उस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं लैम्डा से। किसने डिस्टेंस तय करी? एनर्जी ने। एनर्जी को लाता कौन है? वेव। वेव ने डिस्टेंस तय करी। डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है, किसने तय करी? वेव ने। तभी तो इसका नाम होता है वेव लेंथ। वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, हिंदी में तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। लैम्डा से डिनोट करते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी। अगर बच्चों हम आपसे पूछें फार्मूला चाल बराबर क्या होता है, फटाक से बता दोगे? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हम पूछे डिस्टेंस यानी दूरी क्या है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी है लैम्डा, चाल है वी, और भाई एक चक्कर का समय क्या है? टी। तो लैम्डा बराबर वी इंटू टी। अगर बच्चों यहां से टी की वैल्यू निकालें, देखिए F इक्वल्स 1/T, तो T बराबर 1/F, तो यहां पर आ सकता है 1/F। F इधर पहुंच जाएगा तो F का मल्टीप्लाई लेमडा हो जाएगा, बन जाएगा F लेमडा किसके बराबर में? V के बराबर में। ये फार्मूला याद रखना। तो ये थोड़ा बेसिक बताया मैंने आपको, क्योंकि इन सबका यूज हो सकता है। आवृत्ति क्या होती है, आवर्त क्या काल क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग वेग क्या होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया, जरूरी था। ठीक है, अब फिर से अपने उस भाग पर आते हैं, प्रकाश। तो यार प्रकाश के बारे में इतना आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलो ये जो की पॉइंट है ये आपको याद रखना है। जल्दी से बात करते हैं तरंग की। देखिए इतना कुछ समझा दिया, इतना कुछ समझा दिया, लेकिन अभी चैप्टर की पहली परिभाषा नहीं आई है। पहली परिभाषा प्रकाश। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु में दिखाई देती है। निर्वात या वायु में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दुनिया भर का इसे थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा आज हम लोग समझेंगे। अब बचपन से जो लिखते चले आ रहे हो वही लिखो, इंटरमीडिएट तक आके तो वो उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा अच्छी परिभाषा लिखनी है इसकी। मेन है क्या प्रकाश, वास्तव में क्या है, बिल्कुल अच्छे समझो। आज बिल्कुल फील होगा कि प्रकाश क्या है। 10th वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी है। तरंग यानी कि वेव। वेव के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब अच्छा बात करें बच्चों, तरंग कितने प्रकार की होती है? फटाक से हम लिख दे रहे हैं, यांत्रिकी या यांत्रिक तरंगे, और एक हो गई गैर यांत्रिक तरंगे। हिंदी अजीब है ना। गैर यांत्रिक तरंगे। भाई यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव्स। हिंदी इंग्लिश बोथ समझाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी में नहीं बता रहे हैं। हिंदी आती है, इंग्लिश में क्या बताएंगे? मैकेनिकल वेव्स, देखो फिजिक्स में इसे लिखा आधा हिंदी आधा इंग्लिश, इसीलिए दोनों समझा देंगे थोड़ा थोड़ा। गैर यांत्रिक यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब दोनों में यार अंतर क्या है ये समझते हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, यांत्रिक तरंगे क्या होती है? वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यानी मीडियम जरूरी है। और आज का लेक्चर जहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा था, याद करो। आप हमको देख पाओगे कि सुन पाओगे? तो जो साउंड था उसके लिए मीडियम जरूरी था, यानी जिसमें मीडियम जरूरी है इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा आपका साउंड। साउंड को क्या कहते हैं? ध्वनि। तो वे तरंगे जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे होती हैं। एग्जाम्पल में आपका साउंड हो गया ध्वनि। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। ठीक है, साउंड वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। और गैर यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बस इसका अपोजिट है यार। अब इसमें आपका आ गया, थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, लाइट यानी कि प्रकाश आ गया।
और है आपका EMW। ये क्या है? अरे यही तो है मेन, यही मेन है। इस पर पूरा एक चैप्टर है जिसके आगे, जिसमें चर्चा करेंगे आगे। ई का मतलब है इलेक्ट्रो, एम का मतलब है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तो प्रकाश और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये उदाहरण है गैर यांत्रिक यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स का। ठीक है भाई, कोई समस्या यहाँ तक? जल्दी से समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। अब यार ये क्यों समझा रहा है? प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रो यानी वैद्युत, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, वेव्स यानी तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कैसे भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे फैला है, इस तरह से फैला हुआ है। बात की जाए सबसे पहले आपका गामा, फिर एक्स किरणें, फिर है अल्ट्रावायलेट, फिर आपका आएगा विजिबल। ये क्या है ना, लग रहा होगा, अभी बताते हैं। फिर आपका आएगा इंफ्रारेड, फिर आएगा आपका रेडियो। गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट। एक्स किरणें तो जानते हो ना, हड्डी वड्डी, मानव शरीर की कोई विकार हो गया, कोई हड्डी टूट गई, उसको पता करने के लिए बस एक प्रकाश किरण आती पुचुक से अंदर, पता चले हड्डी टूटी कि नहीं टूटी है। एक्स किरणें। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, है ना, लोग लगा के निकलते हैं बेटे वहाँ सब सनस्क्रीन ऐसे यहाँ तक पहन के, है ना। लड़के तो मान लो ठीक है, पैदाइशी वो स्मार्ट है, सब नहीं पहन लेते हैं इसे, सनस्क्रीन लगा लिए त्वचा में प्रभाव ना पड़ जाए। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी जिसे बोलते हैं। विजिबल दृश्य, हमें तो यार केवल इसी की चर्चा करनी थी। इंफ्रारेड INF से लिखा हुआ है अवरक्त। रेडियो RAD रेडियो। तो ये हो गई 1 2 3 4 5, और एक छूट गई बच्चों, एक छूट गई, माइक्रो। एक माइक्रो भी होती है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और लास्ट में रेडियो। ठीक, तो ये होगा, इनको ऐसे याद रख सकते हैं। गाड़ी XUV, इन माई रेंज। गा से गामा, एक्सरे, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, इन इंफ्रारेड, माइक्रो, आर से रेडियो। ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गए यार। इनके बारे में बताइए। विजिबल लाइट, यही तो मुख्य है, इसी के बारे में पढ़ना है अभी हम लोगों को, केवल इसी के बारे में चर्चा करनी है अभी हम लोगों को। विजिबल लाइट को बोलते हैं दृश्य प्रकाश या दृश्य विकिरण, जो दिखाई देता है। इनविजिबल यानी अदृश्य, विजिबल दृश्य। ये दिखाई दिया क्यों? क्योंकि मानव का जो नेत्र होता है, हम सब लोग मानव हैं भाई, तुम भी मानव ही होगे, पता है हमें। तो मानव का जो नेत्र होता है वो अलाउ करता है कुछ तरंग दैर्घ्य के ही विकिरण को। कितने से कितना? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600। रेटिना केवल इतनी तरंग दैर्घ्य के को ही अलाउ करती है, बाकी को अलाउ नहीं करती है। केवल इतना परास, यही रेंज अलाउ करती है हमारे नेत्र की रेटिना, और जितने को अलाउ करती है उसी को बोलते हैं दृश्य प्रकाश। तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही तो एक भाग है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही तो एक भाग है, यही तो है प्रकाश। तो यहीं से लैंग्वेज आ रही है। वैद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा जो हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो क्या बताया मैंने?
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा, वह भाग जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग, ये पूरा आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा या वह भाग जो हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करता है। इस विकिरण को, इस रेडिएशन को ही लाइट कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग, विच अफेक्ट्स, जो प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है? रेटिना ऑफ आवर आइज, हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक है, उसी को हम लाइट बोलते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर इसका जो साइज है वो है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, यानी जो रेंज है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। अच्छा, कुछ बुक्स में अलग अलग वैल्यू है, कुछ बुक्स में ये दिया है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, कंफ्यूज ना हो। कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच, तो कोई दिक्कत नहीं यार, वो मैटर नहीं करता, ये वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ये होती है। अच्छा, आपको देखने में ही पता चला एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम 1 मीटर का 10 अरबवां भाग है, बहुत छोटा। 1 मीटर के 10 अरब टुकड़े कर दिया जाए तो जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ये है 3800 एंगस्ट्रॉम। अब आप समझ सकते हैं इसका साइज कितना कम होगा, बहुत छोटा साइज। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां पर इतना समझने के बाद अब जाकर आई परिभाषा किसकी? प्रकाश की। अब प्रकाश की परिभाषा है, लाइट क्या है? ठीक है, प्रकाश को इंग्लिश में बच्चों फोटो बोलते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या लिखनी है आपको? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। क्या बोला गया? लिखना सभी लोग स्टार्ट करेंगे। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या बोला गया? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाई विच या विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइट जो है वो ऊर्जा का रूप है। तो आपको लैंग्वेज में यही लिखना है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यहां तक कोई समस्या किसी को? अच्छा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब अगली लाइन आपको क्या लिखनी है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश का विकिरण, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य का विकिरण ही प्रकाश कहलाता है। यानी ये जो रेंज है ना, इस रेंज को ही हम प्रकाश कह सकते हैं। तो पहली लाइन में आपको लिखना है लैंग्वेज में, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। आगे आप क्या लिखेंगे? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से, ये पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से तरंग दैर्घ्य का वह रेंज या वह भाग, कितना भाग? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम का भाग ही हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करता है। इस विकिरण को प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये 2 लाइन लिखो और लाइट की डेफिनेशन कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार फिर से अपने मन से कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात आएगी इसकी चाल की। तो बच्चों, प्रकाश की चाल होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं, और ये चाल मैंने आपको बताई निर्वात में।
किसमें बताई? निर्वात यानी वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बेटा अभी आपको ये टर्म हो सकता हो ना समझ में आए। 1/√, ये होता है सिंबल म्यू नॉट, इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। अभी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बता दिया जाएगा। ये है एप्सिलॉन, सिंबल होता है वैद्युतशीलता का। एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता। तो सी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अगर आपको अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आपको ये तो समझ में आ गया ना, सी इक्वल्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। और जिस तरह से वेग जो होता है एफ इंटू लेमडा यानी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है, तो क्या हम सी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? सी बराबर एफ लेमडा इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना समझने के बाद ये चैप्टर की पहली हेडिंग। अब आइए प्रकाश। आप लोगों ने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आप लोगों ने समझा एनर्जी के बारे में। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रूम का, कि रूम में कोई पढ़ा रहा है या कोई बोल रहा है तो वो आपको दिखेगा कि केवल सुनाई देगा, कि दिखेगा भी सुनाई भी देगा अगर कमरे में निर्वात है तो। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद हम लोगों ने वेव के बारे में अच्छे समझा। वेव के छोटे छोटे टर्म्स जो बेसिक होता है वो मैंने आपको इसलिए समझा दिया, हो सकता है फर्स्ट ईयर क्लास में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हो। तरंगदैर्घ्य बता दिया, आवृत्ति बता दिया आपको, चाल के बारे में बता दिया, आवर्तकाल आपको बता दिया, उसके बाद ये रिलेशन बता दिया आपको। उसके बाद मैंने बात की आपको वेव की। वेव 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक हो गया मैकेनिकल, दूसरा हो गया नॉन मैकेनिकल, एक हो गया यांत्रिकी, दूसरा हो गया गैर यांत्रिकी। ठीक है, जो यांत्रिकी है यानी कि यांत्रिक तरंगे हैं जो, उसमें क्या होता है, उसमें जो मीडियम होता है वो जरूरी होता है। जैसे कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है यानी ध्वनि। और जो गैर यांत्रिकी यानी कि नॉन मैकेनिकल है, उसमें चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तरंगों को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था प्रकाश और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इनके बारे में हमने आपको चर्चा करके क्या बताया, इनके जो प्रकार होते हैं सारे प्रकार बताए। गामा एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। ठीक है, गामा एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य, और इसके बाद ये हो गया अवरक्त, ये हो गया आपका सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, और ये हो गया रेडियो। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। उसके बाद मैंने मेन उठाया विजिबल, क्योंकि हमें इसी के बारे में चर्चा करनी है। विजिबल यानी कि जो दृश्य प्रकाश है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो बेसिक परिभाषा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, बेसिक लैंग्वेज मैंने आपको ये बताई कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा या वह भाग, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा या वह भाग जो हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करता है, इस विकिरण को ही प्रकाश कहते हैं। सिंपल वे में अगर बोलना है, लेकिन अगर लैंग्वेज स्टैंडर्ड तरीके से आपको लिखनी है पूरी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रकाश की लैंग्वेज। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा वस्तुओं को देखा जाता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम की जो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है, तरंगदैर्घ्य का जो विकिरण होता है, इस परास का विकिरण हमारे नेत्र की रेटिना को प्रभावित करता है। हमारे नेत्र की रेटिना को ये प्रभावित करता है, यानी कि हमारा जो नेत्र है केवल इतने ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अलाउ करता है। ठीक है, यहां से यहां तक इस तरंगदैर्घ्य की वस्तुओं को, मतलब इस तरंगदैर्घ्य को एक्सेप्ट करता है। तो ये हो गया प्रकाश। ठीक, अब चाल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यार, प्रकाश के बाद ऑप्टिक्स में आते हैं। अगली चीज जो हमारा अगला था प्रकाशिकी, सिंपल सा है यार, एक लाइन का है। प्रकाशिकी क्या है? बेसिक स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स इज बेसिक स्टडी ऑफ लाइट, यानी प्रकाशिकी जो है एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट
लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। चलिए अब इसे हम हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों प्रकाशिकी की। प्रकाशिकी बेसिक स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो ये एक शाखा, एक ब्रांच है। लेकिन अगली चीज, आखिरी चीज, प्रकाशिकी के भाग, इसको थोड़ा अच्छे समझिएगा यार। पहले के समय में, और आज भी होता होगा, पहले के समय में अगर कोई साइंटिस्ट कोई बात बताता था तो न जाने कितने लोग आ जाते थे उसमें गलतियां निकालने। तो क्या माना गया, सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि प्रकाश जो है वो किरण है। प्रकाश क्या है? किरण, यानी रे है, ये किरण है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा नहीं, किरण नहीं है भाई, प्रकाश तो तरंग है, वेव है। कुछ लोगों ने कहा कि प्रकाश किरण है, कुछ लोगों ने कहा प्रकाश तरंग है। कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कहा कि प्रकाश किरण भी है और तरंग भी है। तो ये लोग कहने लगे बेवकूफ हो क्या, एक ही चीज दो दो लोग कैसे हो गए भाई, दोनों गुण कैसे हो गया कि किरण वाला भी गुण हो गया, तरंग वाला भी गुण हो गया, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन वही रियलिटी है। डुअल नेचर होता है, दो तरह की प्रकृति होती है प्रकाश में। कुछ लोग ऐसे आए, इन्होंने बताया कि उसमें कण की भी प्रकृति पाई जाती है, तरंग की भी प्रकृति पाई जाती है। ठीक, तो इसे रखा गया बच्चों क्वांटम में। ठीक, तो होता क्या है, पहले लोगों ने बताया कि किरण है, दूसरे लोगों ने बताया केवल तरंग है, लोगों ने, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई किरण वाला भी और तरंग वाला दोनों सही है। लेकिन इन्हीं की बात मानी गई। क्यों? इन्होंने कहा कि प्रकाश कुछ जगह किरण यानी कणों की तरह व्यवहार करेगा, कुछ जगह तरंग की तरह व्यवहार करेगा। वो अलग अलग शर्तों पर आधारित है, अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कहां प्रकाश किरण बनेगा, कहां प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करेगा। लोगों ने कहा अच्छा बताओ भाई कैसे कैसे माने। तो इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं भाई। मान लीजिए आपके पास कोई एक कार्ड शीट है, कोई एक कार्ड शीट है आपके पास। ठीक, इस कार्ड शीट में छोटा सा एकदम नानबुद्धिक बहुत जरा सा छिद्र कर दिया, ये एकदम छोटू सा छिद्र कर दिया, दिखाई दे रहा आपको? ये अब इतना छोटा छिद्र किया कि यहां से जो प्रकाश आ रहा था, प्रकाश अभी आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक, लेकिन अभी ये सब लड़ झगड़ रहे हैं, अभी हम लोग बात समझते हैं। तो ये जो प्रकाश आ रहा है तरंग के रूप में, ये जब इससे पार हुआ, इस अवरोध से, इस छिद्र से पार हुआ, तो ये किसकी तरह व्यवहार किया? तरंग की तरह, यानी वेव। इस बात का क्या मतलब है कि प्रकाश के मार्ग में, जो प्रकाश तरंग है उसके मार्ग में अगर कोई एक ऐसा अवरोध आए जिसका आकार बहुत छोटा हो, कितना छोटा हो भाई, प्रकाश भी तो बहुत छोटा है, ये भी तो बहुत छोटा है। तो अभी तक छिद्र का आकार इतना छोटा है कि केवल प्रकाश ही निकल पा रहा है। और प्रकाश वास्तव में किस रूप में, अभी हमने समझा था, तरंग के रूप में। बहुत अच्छी बात है, तरंग के रूप में। तो जब इससे पार हुआ तो वो तरंग के रूप में ही तो प्राप्त होगा। भाई
इस छिद्र का आकार वही है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के करीब। आप खुद सोचो कि ये मार्कर है, ये मार्कर, एक ये कार्ड शीट है, ये मार्कर है, ये कार्ड शीट है। कार्ड शीट में एकदम छोटा सा बारीक छिद्र है, सुई की नोक के बराबर। मार्कर यहाँ से जाना चाहता लेकिन नहीं जा पाएगा, अवरोध है। उसे निकलने के लिए बहुत पतला होना चाहिए, मार्कर को यहाँ से निकलने के लिए बहुत पतला होना चाहिए। तो क्या ये तरंग के फॉर्म में यहाँ से निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, ठीक है। और अगर सुई है और यहाँ पर जो कार्डशीट है उसमें जो छिद्र है वो भी सुई के बराबर है, तब तो सुई पार कर जाएगी ना आसानी से। इसके मार्ग में जो अवरोध आया उस अवरोध का आकार इस सुई के आकार के लगभग बराबर है। यानी कि अगर प्रकाश के मार्ग में आने वाला अवरोध, अगर प्रकाश के मार्ग में आने वाला अवरोध या रुकावट, उसका आकार प्रकाश के आकार के लगभग बराबर हो या उसी कोटि का हो, तो हम समझ जाएंगे हम कौन सी प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे हैं। तरंग प्रकाशिकी का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स। अब हमने क्या किया, हमने कहा ऐसा करते हैं यार, इस छेद को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ले हचक के गोला कर दिया तुमने पूरा, इसका छेद बढ़ा दिया। अब ये बताओ, इतना बड़ा छेद हो गया ये, अब ये जो तरंग है एक तरंग निकलेगी कि बहुत सारी तरंगे यहाँ से निकल जाएंगी? यहाँ तरंगों का एक समूह निकल सकता है। जब बहुत सारी तरंगे एक साथ चलने लगेंगी, एक साथ जाने लगेंगी, तो वो मिलकर प्रकाश पुंज का निर्माण कर देंगे। अभी इसके बारे में आगे समझेंगे हम लोग। अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो लेक्चर होगा यहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि टर्म्स ऑफ लाइट। लाइट में जो टर्म्स यूज होते हैं, यानी किरण क्या हो गया, प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज क्या हो गया, किरण पुंज के प्रकार क्या हो गए, समांतर, अभिसारी, अपसारी, इनके बारे में समझेंगे। वस्तु क्या है, प्रतिबिंब क्या है, आराम से समझेंगे। अभी फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसके रास्ते में जो अवरोध आ रहा है, ये सब इसका साइज इसकी तुलना में बहुत बड़ा हो गया। अगर अवरोध का साइज प्रकाश के साइज की तुलना में बहुत बड़ा हो जाए, तो हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? किरण प्रकाशिकी का, रे ऑप्टिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? रे ऑप्टिक्स का। तो प्रकाशिकी क्या है? विज्ञान की वैसा का जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से दो भागों में, किरण प्रकाशिकी और दूसरा है भौतिक प्रकाशिकी। भौतिक प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी को बच्चों ज्यामितीय प्रकाशिकी भी बोलते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी। ठीक है भाई। क्या होती है किरण प्रकाशिकी? यदि प्रकाश के मार्ग में आने वाले अवरोध का आकार बहुत बड़ा हो तो उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। याद करो, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है, प्रिज्म पढ़ा है। परावर्तन होता था, प्रकाश का अपवर्तन होता था, वर्ण विक्षेपण होता था, ये सब घटनाएं पढ़ी। कहीं भी प्रकाश तरंग के रूप में नहीं था, हर जगह हम लोग प्रकाश किरण पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि दर्पण हो गया आपका, कोई भी लेंस हो गया, ठीक है, प्रिज्म हो गया, दर्पण से परावर्तन होता है। दर्पण से क्या होता है? परावर्तन। लेंस से आपका अपवर्तन होता था। प्रिज्म से क्या होता था? वर्ण विक्षेपण। अब आप हमको ये बताओ यार, प्रकाश का जो साइज है वो तो एंगस्ट्रॉम में है, और दर्पण क्या एंगस्ट्रॉम में होता है? मिरर जो होता है, शीशा जो होता है, वो क्या एंगस्ट्रॉम में होता है? इतना छोटा सा, एकदम पॉइंट के बराबर, वो तो बड़ा होता है। यानी उसका आकार प्रकाश की तुलना में बहुत बड़ा है। लेंस का आकार प्रकाश के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है। प्रिज्म का आकार बहुत बड़ा है। यानी कि किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण समझेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ये चीज क्लियर हो गई। एक एक चीज बहुत आराम से क्लियर की हमने आपको।
अब तरंग प्रकाश की साइज बहुत छोटा था, केवल प्रकाश की तरंग को निकलने की जगह थी, और प्रकाश की तरंग को निकलने के लिए जगह थी, तो ये तरंग ही प्राप्त हुई, और तरंग ही प्राप्त हुई, इसका मतलब हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? तरंग प्रकाश की का। बाकी आगे हम लोग समझेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग यंग द्विक स्लिट प्रयोग, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी ये हम पढ़ेंगे व्यतिकरण में। इसके अंतर्गत हम लोग व्यतिकरण समझेंगे, विवर्तन समझेंगे, एक टॉपिक आएगा जहाँ मैक्सिमा मिनिमा प्राप्त होगा, यहाँ दीप्त अदीप्त फ्रिंजे बनेंगी, आराम से समझेंगे। अभी आगे ये टॉपिक है ध्रुवण, ये आपके लिए बिल्कुल नया ताज़ा एकदम फ्रेश, ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। 10th क्लास में पढ़ा तो है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं समझा आप लोगों ने, और यहाँ तो और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे अभी। तो ये व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण समझेंगे। और तीसरा आपका अलग ये जो है क्वांटम प्रकाश की, इसमें यार प्रकाश को कण माना गया। कण ऊर्जा का बंडल, पैकेट, जिसको नाम दिया गया फोटोन। फोटो का मतलब प्रकाश बताया था मैंने आपको, फोटो से ही बना फोटोन, ठीक है भाई। तो जिसमें प्रकाश को कण माना जाए उसे हम क्वांटम प्रकाश की, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और क्वांटम प्रभाव, ठीक है भाई। तो भौतिकी प्रकाश की ये होगी। तो ये आप लोगों ने समझा। आज जो आपको पढ़ाया गया उसमें मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया, जो भी आज का गोल था कंप्लीट हुआ। प्रकाश का पूरा परिचय दिया एकदम डिटेल बेसिक से, प्रकाश की क्या होता है वो समझाया, प्रकाश की के जो भाग होते हैं वो समझाया, किस में बटा हुआ है, क्यों बटा हुआ है, और कौन कौन से गुण होते हैं, सब बताया मैंने आपको। अब हम लोग जब अगले टर्म में आएंगे तो उसमें हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक होगा टर्म्स ऑफ लाइट, जो लाइट के टर्म्स इन लाइट, जो प्रकाश में टर्म्स यूज होते हैं, प्रकाश में जो भी पद यूज होते हैं, किरण हो गया, प्रकाशपुंज हो गया, उनकी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद। और वीडियो पूरा देखें, नोट्स आपके बनने चाहिए, नहीं मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छे से मेहनत करें, और ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपके लिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।